क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? राज़ी बाजी हो? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और कैसे चल रहे हैं आपके ज़िंदगी के बाकी मामलात चलाए रखें, लेकिन साथ में अल्लाह ताला से मदद भी मांगते रहें नमाज के ज़रिए, कुरान के ज़रिए और सब्र के ज़रिए। आपने एक आयत तो सुनी होगी, अस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि नमाज और सब्र के ज़रिए मदद मांगो। अल्लाह ताला आपकी मदद करें। बाकी अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ लिया था? हमने जनाब अली कम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर लिया था। कोई मुश्किल नहीं थी उसमें, सिर्फ यानी वो दिखने में ऐसा होगा कि जनाब 5-7 पॉइंट हैं और मुश्किल टर्मिनोलॉजी होगी और पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि इंतहाई आसान है और आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। यानी आपका कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो ठीक होना चाहिए, जो मकसद है ना आपका बात का वो ठीक होना चाहिए। और बाकी इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्ज़ाम्पल एक लें, इजी सी एग्ज़ाम्पल कोई लें और 1 या 2 एग्जांपल्स को जहन में रखें और उसको इस्तेमाल करें, हो जाएगा वो। फिर मैंने आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करने को कहा था। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने वो कर लिया होगा। जिनको इस नोमेनक्लेचर की समझ आ गई है वो भी कर लेंगे, उस एग्जांपल भी हो जाएगी। वो एक्चुअली समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में कह सकता है कि जी आप फ़लाँ कंपाउंड का जो है, आपको एक कंपाउंड दे दे और कहीं इसका नाम बताएं, क्या बनेगा इसका नाम। तो इस हवाले से इसको ज़हन में रखें और ये एंट्री टेस्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। तो अगर फिर भी कोई मसला रहता है तो आप मुझे फ़ोन पे ऑब्वियसली कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल पे मुझे पूछ लें। अगर ज़्यादा बच्चे पूछ रहे होंगे या ज़्यादा बच्चों को कोई मसला होगा तो फिर मैं करवा भी दूँगा। अभी मैं ख़ुद नहीं करवा रहा, वो इसलिए कि मुझे खुशी होगी अगर आप इसको खुद कर लें तो, और मुझे उम्मीद है आप कर भी लेंगे, आसान सही है वो भी। ओके जी, नेक्स्ट बेटा हमने शुरू करना था अब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, पेज नंबर 105। ज्योमेट्री में कुछ हमने तफसील में नहीं जाना, इसकी ज्योमेट्री बड़ी डिटेल्ड है। आपको याद है आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में और आप अब सेकंड ईयर में भी दोबारा पढ़ेंगे उसको। वो टॉपिक क्या वाला? हाइब्रिडाइजेशन वाला। याद आया? हाइब्रिडाइजेशन का आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा है वो आपने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है। आप सेकंड ईयर में भी दोबारा पढ़ेंगे इसको 7 चैप्टर में। मैंने उस वक्त भी आपको ये कहा था बच्चों को कि आपके कोर्स में sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सिर्फ। इसका मतलब क्या है कि दीज ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग। देखें ना, अगर s एंड 1p रिवाइंड, उसको जेन में ज़रा रिमाइंड करें, उसको दोहराएं ज़रा। क्या था? अगर 1s एंड 1p ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइजिंग, आर ओवरलैपिंग, इट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 1s एंड 2p ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइजिंग, ओवरलैपिंग, दे विल फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह s और p3, अगर p तीनों मिल जाएं और s तो sp3। तो मैंने उस वक्त बच्चों को बताया था कि इसमें समटाइम d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है, d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जाना कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ उसने। सिर्फ यही टॉपिक है, ये जो नीचे 4 तस्वीरें बनी हुई हैं ना, बस यही टॉपिक है इसका ज्योमेट्री का। तो आप भी सिर्फ इतने रखें, इससे बाहर नहीं देगा। जो चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं इसने एग्जाम्पल के तौर पर, उनको करें, इनका प्रैक्टिस कर लें, इनकी हाइब्रिडाइजेशन याद कर लें। अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले है MnCl4। इसका जनाब अली स्ट्रक्चर क्या है? मैंगनीज विल कम हेयर और Cl ऐसे, Cl और जनाब अली, बस इतनी सी बात। ये क्या बनी? ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये है sp3 सिंपल, जो आप CH4 की पढ़ते रहे हैं पहले, अल मशहूर मीथेन की।
और फिर आपने डायमंड के स्ट्रक्चर में पढ़ी थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या मतलब है, 1s एंड 3p ऑर्बिटल उन्होंने ओवरलैप किया और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई और शेप क्या बनी इसकी, टेट्राहेड्रल बनी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें जरा, अगर हो कॉपर और 4 अमाइन हो, अब देखें ये डिफरेंट एक मामला थोड़ा सा बन जाएगा, डिपेंड करता है ना कि कौन से मेटल एटम है और वो किसके साथ मिल रहा है। अगर कॉपर और 4 अमाइन बने ना तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है और इसका स्ट्रक्चर जो है ना प्लेनर हो जाता है। ये देखें NH3 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 NH3, ये हो यूँ प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसे, जैसे एक सिंपल पेपर होता है, जैसे एक सिंपल प्लेन में पेपर होता है। ये स्ट्रक्चर प्लेन में नहीं होता, ये प्लेन में नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर प्लेन में। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये है DsP2। बस इसको याद कर लें, इसी तरह से याद कर लें, तफसील में जाने का फ़ायदा कोई नहीं। इतनी सी सिर्फ बात बता देता हूँ कि अभी इस केस में, बल्कि आप खुद जानते हैं अब तो, DsP2 का मतलब क्या होगा कि एक D ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, बस इतनी सी बात। ओके जी, नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट है जनाब अली PCl5, यहाँ पे बना दो, हाँ जी बन जाएगा। PCl5 में अब इसमें क्या होता है, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज़रा और मुख्तलिफ हो जाएगी। इसमें शेप क्या बनती है, फॉस्फोरस आ गया सेंटर में, Cl Cl Cl, फिर जनाब अली एक Cl जो है ना यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, यूं। ये देखें, अब ये क्या बनी है, ट्राइगोन बनी एक, ट्राइगोनल। अब ट्राइगोनल के ऊपर और नीचे एक Cl लगा हुआ है, यूं ऐसे। ये चीज़ अगर आप गौर करें तो ये एक किस्म की एक पिरामिड नहीं बन रही। ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पे ये प्लेन है, ये एज्यूम करें इसको, ये ट्राइगोन है, ठीक है, 3 कोने इसके एज्यूम करें। ट्राइगोन जो है ना ये प्लेन में होती है, ट्राइगोन प्लेन में होती है। ये प्लेन के ऊपर ऐसे और प्लेन के यहाँ पे नीचे, यानी कि अगर मैं दोनों मार्कर इस्तेमाल करूँ तो ऐसे। आपने इसको क्या अज्यूम करना है, ये 4 कोने हैं, लेकिन आप अज्यूम करने हैं समझने के लिए 3 कोने, तो इस ये बन गई ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ये एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है, यूं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक हो गया जनाब। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये होती है DsP3। सिंपल सी बात है, अब तो मैं जो लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब एक D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, एक S ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, 3 P हुए, DsP3 3 और 1 4 और 1 5, 3 2 5। DsP2 2 1 और 1 4, 1 2 3 4। sp3 3 और 1 4 4। क्लियर जी? ओके, लास्ट देखें अब। लास्ट है जनाब अली कॉपर का कंपाउंड है, और सॉरी कोबाल्ट का कंपाउंड है, और है किसके साथ, हेक्सामाइन। देखें जी, ये क्या बनाएगा, अमाइन हेक्सा, कोबाल्ट का। इस केस में क्या होगा, कोबाल्ट एक आ गया इधर, 1 2 3 4 अमाइन आ गए इधर, NH3 NH3, और 2 अमाइन आ जाएंगे यहाँ पे, NH3 NH3। ये देखिए, ये शेप एंड यही चीज़ बनेगी। ये आप इसको स्क्वायर कंसीडर करें, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर है, आप इसको स्क्वायर कंसीडर करें तो ये स्क्वायर जनाब एक ऊपर, एक यूं नीचे, और ये बन गई इसकी शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी इसकी। क्या, 1 2 3 4 कोने ये, 1 2 3 4 ये, 4 अमोनिया ये, 1 अमोनिया ऊपर यहाँ पे और 1 अमोनिया यहाँ पे नीचे। ये बन गई स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कह सकते हैं इसको, स्क्वायर। ये देखिए, जैसे इसको मैंने ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल कहा था। इसी तरह ये भी होता है, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री बनती है उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसके 8 चेहरे बनेंगे। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 8 चेहरे, 4 ऊपर बनेंगे और 4 ही नीचे, ऑक्टाहेड्रल। और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, 2 और 1 3 5, 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, sp3d2। बस जितनी एग्जाम्पल्स बुक में दी हैं इसको इतना ही याद रखें, प्रैक्टिस एक बार कर लें स्ट्रक्चर बनाने की, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले बस, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ पे आपके जो कम्प्लेक्सेस का खेल है सारा ये ख़त्म। बस कम्प्लेक्सेस हमने इतने ही डिस्कस करने थे 2 पेजेस में ही। हमने देखा कि कम्प्लेक्सेस की जो बेसिक्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल आयन आ गया, फिर लिगेंड आ गए, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, वो बात हो गई। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, फिर जनाब अली आपका क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर चिलेट्स की बात होगी, नोमेनक्लेचर का जो तरीका है, जो रूल्स हैं वो देख लिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लिया। यहाँ पे आपका कम्प्लेक्सेस का जो मामला ख़त्म। बस आगे कम्प्लेक्सेस नहीं इस्तेमाल होने। आगे हमने अब शुरू करनी है मेटलर्जी। पेज नंबर 106 पे तशरीफ़ लाएँ और अब हम डिस्कस करेंगे आयरन और स्टील को। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि मेनली इसमें आयरन डिस्कस होना है और कुछ आगे जाके क्रोमेट वगैरह डिस्कस होंगे, बस यहाँ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे सबसे पहले आयरन की मेटलर्जी, और उसके बाद यानी आयरन से रॉट आयरन तैयार करना वो कैसे होता है। फिर उसके बाद अगर आयरन का मिक्सचर बना लिया जाए कार्बन के साथ तो हम उसको कहते हैं स्टील। क्या कहते हैं? स्टील। तो स्टील को तैयार करने के भी 2 तरीके हैं, फिर हम वो देखेंगे। पेज नंबर 106 पे सबसे पहले, अच्छा पहले तो एक चीज़ मार्क करें, क्या? पहली 2-3 जो लाइंस हैं, आयरन की ओर्स, आयरन की 3 ओर्स हैं, मार्क करें इसको। सबसे पहले मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमाटाइट Fe2O3, और उसके बाद है लिमोनाइट Fe2O3, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये 3 और इसने बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी हुई है। क्या होगी? एक सबसे पहले मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमाटाइट Fe2O3, और उसके बाद लिमोनाइट, और उसमें आ जाएगा Fe2O3, 2 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर जी? अब हम आते हैं कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन पे, और बल्कि 1 मिनट इसको भी मार्क करें कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन में 3 पॉइंट्स हैं, मार्क कर लें, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ उसने कहा है कि जी कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन बताएं, तो आप इसमें सिर्फ ये बताएंगे जो इसके नाम है और आगे जो मैं परसेंटेजेस बताऊंगा, ये बस 3। क्या है? कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। अच्छा, याद रखने के लिए ना एक आसान तरीका इसका हो सकता है, जो तरतीब एक तो इसने बनाई हुई ना, इसने लिखा हुआ पिग आयरन, रॉट आयरन और स्टील। आप इस तरतीब से अगर करें ना तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा मेरा ख्याल। आप पहले करें रॉट आयरन, उसके बाद आप करें स्टील, और उसके बाद आप करें पिग आयरन या कास्ट आयरन। इस तरह करने का फ़ायदा क्या होगा? 1 2 3, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन नंबर मिल जाएगा। इसमें कार्बन नंबर चेंज होता है, बेसिक कार्बन की परसेंटेज चेंज होती है। अब इसमें कार्बन होता है 0.12, 0.25, इसमें होता है 0.25 to 2.5, और इसमें होता है 2.5 to 4.5%। अब अगर ये बुक वाला करेंगे तो कर तो सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो ज़रा तरतीब ऊंची नीची हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी, तो फिर याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तरतीब अगर ये रख लें, रॉट आयरन 0.12, 0.25 हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लिया ना, 0.1 से 0.25, स्टील 0.25 से 2.5, और पिग आयरन या कास्ट आयरन जिसको बोलते हैं 2.5 से 4.5%। क्लियर जी? शॉर्ट क्वेश्चन अलग से। अब मैंने आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन बता दी, एक और दूसरा कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। ओके जनाब, उसके बाद अब आए पेज नंबर 106 पे, जो टॉपिक है आपका रॉट आयरन। अब इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन देखें जरा। रॉट आयरन की कंपोजिशन क्या है?
आपने इसको इसी तरह याद करना है। सल्फर 0.2 से 0.15%, मैंगनीज अप टू 0.25% और फास्फोरस 0.04 से 0.25%। बस ये 3। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जी कंपोजिशन क्या होती है रॉट आयरन की, तो आप उसमें ये बताएंगे कि फास्फोरस इतना है, मैंगनीज इतना है और सल्फर इतना है। क्लियर हो गया बेटा? अब स्टार्ट करते हैं हम रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग। ये बात लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग। रॉट आयरन की वैसे नहीं आई हुई है बोर्ड में, बेसिमर प्रोसेस आया हुआ स्टील का, लेकिन ऑब्वियसली आ ये सकते हैं सारे। हाँ जी जनाब अली, सबसे पहले क्या अब करना है हमने स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन। ले जी बात ये है कि अगर ये आपको शक्ल से डेंजरस लग भी रहा ना, तो ये डेंजरस है नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि बुक में इसने बना के लिखे हुए हैं पैराग्राफ, और ऑब्वियसली पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, सियाने बच्चे हैं। अब आपको पता है कि आप, बल्कि मेरी बात सुने, ये जो आपने टेस्ट भी दिए हैं पीछे, मैंने उन टेस्टों में भी देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों ने इतनी बार कहने के बावजूद, बेशुमार बच्चों ने ठीक भी किया, हेडिंग्स बनाई हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, यानी आप समझ लें कि 90% से भी ज़्यादा बच्चों ने लिखे, पॉइंट्स भी बनाए, हेडिंग्स भी बनाई, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी भी ये मिस्टेक की हुई थी। जैसा कि वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था, कौन सा था, हाइड्राइड्स वाला, आई गेस हाइड्राइड्स वाला, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो ये जो चैप्टर 1 का आपका टेस्ट हुए थे, तो उसमें बच्चों ने लिखा हुआ था, कुछ बच्चों ने उसमें पैराग्राफ की सूरत में। बच्चों नहीं ऐसा करना, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, या हेडिंग्स बनाएं या पॉइंट्स बनाएं। क्लियर होगी बात? इसको भी इसी तरह करना है, इसके भी पॉइंट्स बनाएं, हेडिंग्स में बात करें, ईजी हो जाएगा। डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले डायग्राम की प्रैक्टिस ऑब्वियसली आपने करनी है। अगर इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर डायग्राम का होता है, आपने डायग्राम जरूर बनानी, इंतहाई आसान है डायग्राम। देखें जरा, ये देखें जनाब, यूं करने के बाद यहां पे इसका आ जाएगा एग्जिट, इधर से एंट्री इसमें, और उसके बाद ये हो गया एग्जिट। कोशिश आपने करनी है कि मेरे जितनी अच्छी बना लें। अगर मेरे जितनी अच्छी ना बना सकें तो प्रैक्टिस करें, फिर बन जाएगी मेरे जितनी अच्छी। और अगर फिर भी ना बने तो फिर और प्रैक्टिस करें, फिर तो पक्का बन जाएगी। ठीक हो गया बच्चों? ये देखें जनाब अली, ये होगी आपकी 36 की, और ये इधर की दीवार, ये लाइन में थोड़ी सी कर देता हूँ सीधी जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब है क्या क्या इसमें? ये तो है छत, ये है इसकी रूफ, ये है इसकी नीचे की बेस, यहाँ पे भी ये। ठीक हो गया? ये सारा कुछ भी नहीं है, यानी ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया, ये सारा क्या है, इसकी रूफ है बेसिकली। यानी एक ये इसकी छत होगी, या रूफ, ये होगी इसकी रूफ, यहाँ से हो जाएगा हॉट गैसेस का एग्जिट। यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर चार्ज का मतलब जो कि मटेरियल डालेंगे जिससे हमने बनाना है रॉट आयरन। ये हो गया चार्ज, ब्लू में मैंने शो कर दिया है, लिक्विड हो जाता है जब गर्म होता है तो ऑब्वियसली मेल्ट हो जाता है। ये जो जनाब अली ये लाइन है ना, ये ज़रा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये है हेमाटाइट की लाइनिंग।
हेमाटाइट लाइनिंग। बस जनाब, और क्या है? यहाँ पे, यहाँ से आप हॉट एयर का या एयर का आप कह लेंगे इनलेट आ जाएगा, और बस इतनी सी बात है। यहाँ पे एक डोर सा बनाया हुआ उसने, मैं बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है। आप फिलहाल लिख लें, ये क्या है? डोर। हाँ जी, कुछ रह तो नहीं गया। हेमाटाइट की लाइनिंग हो गई, फर्नेस हो गई, फर्नेस वेस्ट गैसेस हो गई, ठीक हो गया। मोल्टन आयरन, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे ये क्या है? ये मोल्टन आयरन है, जो कि ऑब्वियसली जो मटेरियल है मोल्टन आयरन, ये वाला। और क्या है? यहाँ से ये फर्नेस एयर आ रही है, फर्नेस। चले बस, ठीक हो गया बच्चों? सिंपल सी डायग्राम। अब होना क्या? सुने जरा बात, फिर हम इसके रिएक्शंस पे बात करते हैं। एक्चुअली रॉट आयरन को अगर आप, अब मैंने परसेंटेजेस आपको भी याद करवाई हैं, तो अगर आप रॉट आयरन की परसेंटेज देखें तो इसकी परसेंटेज में कार्बन सबसे कम है, 0.12 से 0.25% है। रॉट आयरन बनाया जाता है कास्ट आयरन से। किससे बनाया जाता है? कास्ट आयरन से, या पिग आयरन जिसको बोलते हैं। कास्ट आयरन को कन्वर्ट किया जाता है रॉट आयरन में। अब कास्ट आयरन में परसेंटेज ज़्यादा है, 2.5 से 4.5 है कार्बन की परसेंटेज, और यहाँ पे कितनी चाहिए हमें? 0.12 से 0.25। इट मीन्स के मैं इसके अंदर से जो इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं, अब मैं पिग आयरन बना रहा हूँ तो मेरे लिए इम्प्योरिटीज़, सॉरी रॉट आयरन बना रहा हूँ तो मेरे लिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं इम्प्योरिटी होगी ना, इन इम्प्योरिटीज़ को निकालना है, बस इतना सा काम। अब इम्प्योरिटीज़ को इम्प्योरिटीज़ में क्या है? कार्बन भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, मैंगनीज भी हो सकता है, ये सारी इम्प्योरिटीज़ इसमें शामिल। सारी बात का खुलासा इतना सा है, जो इम्प्योरिटीज़ गर्म करके हवा के ज़रिए, गर्म हवा के ज़रिए निकल सकती होंगी, एयर के ज़रिए गैस बना के निकल सकती होंगी, हम उसको गैस बना के निकाल देंगे। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन है तो क्या इसमें कोई मुश्किल है कि मैं इसका रिएक्शन करवाऊँ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? CO2 बाहर। सल्फ़र है, रिएक्शन करवाऊँ ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड, हवा के साथ बाहर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, हवा के साथ बाहर। सल्फर भी रिमूव, कार्बन भी रिमूव। पीछे बच जाता है हमारे पास मैंगनीज, पीछे बच जाता है हमारे पास समटाइम फास्फोरस। ये चीज़ें हवा के ज़रिए नहीं निकल सकेंगी क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में। अब इनको क्या करेंगे? इनका हम बनाएंगे स्लैग। क्या वर्ड मैंने यूज़ किया? ये डायग्राम अच्छे से देख लें, मैं डायग्राम अभी रिमूव कर दूंगा क्योंकि रिएक्शन लिखूंगा। क्या बनाएंगे हम उसका? स्लैग। अभी मैं आपको पूरे प्रोसेस का एक ओवरऑल बता रहा हूँ क्या होना है। उसका हम बनाएंगे स्लैग। स्लैग बनेगा। स्लैग क्या है? स्लैग ऐसे ही है जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी वालिदा घर में जब कपड़े धोती हैं, मशीन में डालती हैं, तो जब वो मशीन चलने के बाद 10-15 मिनट बाद आप देखते हैं तो पानी के ऊपर झाग आई होती है, झाग होती है पानी के ऊपर। वो झाग में अक्सर वो जो मैल कुचैल कचरा वचरा जो भी होगा वो उसके अंदर शामिल होता है। तो आप क्या करते हैं? आप वो झाग अलग हो चुकी है ना, बेसिकली उसमें से कपड़ों में से निकली है ना, वो अलग होगी। आप उसमें से कपड़े निकाल लेते हैं, झाग को अलग कर लेते हैं, कपड़े आपके साफ हो गए। यही काम करते हैं ना, यही काम यहाँ पे होगा। हम क्या करेंगे? स्लैग बनाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, स्लैग बनाएंगे। वो स्लैग क्या करता है? वो ऊपर आके तैरने लग जाता है। फिर क्या करते हैं? हम उस स्लैग को वहाँ से हटा लेते हैं। थोड़ी देर बाद मजीद स्लैग ऊपर आ जाता है, उस स्लैग को भी हटा लिया जाता है। थोड़ी देर बाद मजीद स्लैग आ जाता है, उसको भी हटा लिया जाता है। आखिरकार आना ख़त्म हो जाता है और हम उसके एनालिसिस करते हैं। अगर परसेंटेज हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आ चुकी है तो रिएक्शन ख़त्म। बस इतनी सी बात। मुश्किल है कोई इसमें? देखें प्रोसेस अब होना क्या। यही काम अगले दोनों में भी होना है। ओपन हर्थ प्रोसेस में भी यही होना है और बेसिमर में भी यही होना है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। रिएक्शन भी करीब करीब सेम ही है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं रिएक्शन इंशाल्लाह आपको इस तरीके से करवाऊंगा, आपको बड़े इजी लगेंगे रिएक्शन। देखें जनाब, ये एक हमने एक
काइंड ऑफ आप समझ लें कि ये रूम है और इस रूम के अंदर एक हमने तालाब सा बना लिया है। इस तालाब की जो लाइनिंग है ना, नीचे वाली ये जो लाइनिंग है, जैसे आपका फ्लोर है, तो इसकी जो लाइनिंग है ये हीमाटाइट की लाइनिंग है। हीमाटाइट क्या है? Fe2O3। ये लाइनिंग हमने इसके अंदर ला के कास्ट आयरन डाल दिया, मटेरियल ला के चार्ज बोलते हैं ना इसको, पहले जिक्र हो चुका, ला के इसको चार्ज को डाला। यहाँ जनाब वाली पीछे लगी होती है फर्नेस। फर्नेस से आ रही थी गर्म हवा। गर्म हवा जब इसके अंदर एंटर होगी तो रास्ता क्या क्या है? ये रास्ता ना, हवा इधर से इधर आएगी, इधर से इधर आएगी। जब यहाँ पे आएगी, थोड़ी देर के लिए ये ज़रा रेज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, जब यहाँ पे आएगी तो हवा क्या करेगी? ऊपर की छत देख रहे हैं आप, टेढ़ी बनाई हुई है। छत सीधी नहीं है जैसे नॉर्मल हमारी छतें, छत को यूं बनाया गया। इसका मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा आके मटेरियल के साथ टच हो। कैसे होगी? देखो, यहाँ से हवा आई है, ऊपर दीवार के साथ लगेगी, क्या होगा? यूं नीचे आएगी, फिर दोबारा ऊपर लगेगी, फिर नीचे आएगी, फिर लगेगी नीचे आएगी, फिर लगेगी नीचे आएगी। छत को यूं टिल्ट फॉर्म में झुका हुआ बनाने का ये मकसद है। जैसे ये कमरा है, ये इसके अंदर आपने जनाब लाइनिंग लगाई है, कास्ट आयरन डाल दिया है। आप छत को इमेजिन कर लें कि छत थोड़ी सी टेढ़ी है यूँ। अब एक तरफ से गर्म हवा कमरे में आ रही है, वो आके बार बार छत को टकराएगी और ये एक किस्म का वो साइकिल सा बन जाएगा। इस तरह करने का फ़ायदा हमें ये होता है कि हवा, गर्म हवा जो है, हमारी एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होती बार बार। ये देखें ना, छत जब यूँ टेढ़ी है ऐसे, तो हवा काइंड ऑफ एक किस्म का सर्कल सा बन जाएगा ना, वो यूँ बार बार टकराएगी, तो जितनी भी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे ही इस फर्नेस को एक ख़ास नाम दिया जाता है। देखो आप, इसकी छतें भी गर्म हो रही हैं, इसकी दीवारें भी गर्म हो रही हैं, गर्म हवा हर जगह पे लग रही है। आखिरकार यहाँ से वेस्ट होके वो फिर बाहर हो जाएगी, हॉट गैसेस या वेस्ट गैसेस कह लें इसको। यहाँ से फिर गर्म हवा बाहर निकल जाएगी। तो आप ये देखें कि इसकी हर जगह की जो दीवारें हैं और छतें हैं, हर चीज़ गर्म हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना, आपने सिर्फ जैसे आप घर में एक देगची में चाय बनाते हैं, तो देगची को सिर्फ नीचे से उसको गर्म हवा दे रहे होते हैं, सॉरी आग दे रहे होते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आप इसको गर्म हवा के ज़रिए हर तरफ से हीट अप कर रहे हैं। इस तरह की फर्नेस को कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस, ऐसी फर्नेस को कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस जिसकी वॉल्स, जिसकी छतें, हर चीज़ को गर्म किया जा रहा हो। क्लियर? ये वर्ड यहाँ पे यूज़ होना है। यहाँ पे 106 पे इसकी हेडिंग में देखें, सेकंड लाइन में, रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, ऐसी फर्नेस जिसकी दीवारें, छतें, हर चीज़ को गर्म किया जा रहा है। अच्छा जी, अब क्या होता है यहाँ पे? अब मैं बनाता हूँ दोबारा डोर। इधर बनाया जाता है एक डोर। ये ऐसे ही है जैसे कि ये रूम है और इस रूम में जनाब अली एक तरफ खिड़की मौजूद है और इस खिड़की से आप जो है पुडल्स, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? पुडल्स। पुडल्स क्या होते हैं? इट्स लाइक जैसे चम्मच होते हैं ना घर में, जैसे चम्मच होते हैं, या बेलचा होता है जैसे, वो इस तरह की रॉड्स होती हैं, लंबी लंबी सी रॉड्स होती हैं और उस रॉड के आगे मटेरियल को डालने के लिए, मिक्स करने के लिए आगे मटेरियल लगा होता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है। अब क्या किया जाता है, इस डोर में से इसको पुडल्स को अंदर डाल के इस मटेरियल को हिलाते रहते हैं, ऐसे शेक करते रहते हैं, ऐसे शेक करते रहते हैं। उसका मकसद क्या है? ताकि मैक्सिमम रिएक्शन हो सके, मैक्सिमम गैसेस इसमें से इवॉल्व हो सकें, हर चीज़ गर्म हो सके, उसको बार बार यूँ शेक करते रहते हैं पुडल्स के ज़रिए। ठीक हो गया? बस इतना सा इसका प्रोसेस है। गर्म हवा पीछे से आ रही फर्नेस से, यहाँ पे हमने कास्ट आयरन रखा हुआ है, वो हवा बार बार चूँकि रिवर्बरेटरी फर्नेस है, वो हवा बार बार साइकिल होके सर्कल फॉर्म में बार बार इसको टच करेगी, आके मैक्सिमम इसको हीट अप करेगी, मेल्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। और हम साथ क्या करेंगे, हम पुडल्स के ज़रिए उसको बार बार यूँ करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे ताकि उसके अंदर से जितनी गैसेस, जो स्लैग निकलना है वो निकलता रहे। स्लैग इसके ऊपर यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, थोड़ी देर बाद वो पुडल्स की मदद से स्लैग ऊपर से हटा लेते हैं, ऐसा करके उसके ऊपर से चला देंगे, वो स्लैग ऊपर से हट जाएगा। जो चीज़ें गर्म हवाएं, हॉट गैसेस, वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। क्लियर जी? ये इसका प्रोसेस है। अब 5 मिनट के अंदर अंदर आपने इसके सारे रिएक्शन कर लेने।
5 मिनट में। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये देखें ज़रा। अच्छा, बुक में उसने वो रिएक्शंस को सबको ना अलग से लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा उसका एक फ्लो शीट सी बना के बताता हूँ। आपने जब पेपर में लिखना होता है ना, तो आपने भी अलग लिखना होता है। फ्लो शीट का फ़ायदा ये होता है कि आपको रिएक्शन याद रखने में आसानी रहेगी, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप इकट्ठे नहीं लिखेंगे, आप उसको ऐसे ही अलग लिखेंगे जैसे बुक में लिखे हुए हैं, पेज नंबर 106 के ऊपर जो लिखे हुए हैं आपके। ठीक है जी, देखें ज़रा। सबसे पहले Fe2O3 क्या करता है? Fe2O3 यूज़ किया था ना लाइनिंग में, उसकी बेस की लाइनिंग में हेमाटाइट की लाइनिंग लगाई थी, उसमें यूज़ किया था। इसके रिएक्शन है जनाब 3, एक कार्बन के साथ, दूसरा फास्फोरस के साथ, और सिलिका के साथ। सल्फर के साथ 3 रिएक्शन। Fe2O3 के सबसे पहले 3 रिएक्शन किसके साथ? कार्बन के साथ, सिलिका के साथ, सल्फर के साथ। जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? आयरन और साथ में कार्बन का ऑक्साइड। सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? आयरन साथ में सिलिकॉन का ऑक्साइड। इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? आयरन साथ में सल्फर का ऑक्साइड। 3 रिएक्शन हो गए हैं आपके। देखें ज़रा पेज नंबर 106 पे जो शुरू के 3 रिएक्शन है वो हो गए। हो क्या रहा है? Fe2O3 का रिएक्शन कार्बन के साथ आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। दूसरा रिएक्शन सिलिकॉन के साथ आयरन सिलिका। तीसरा रिएक्शन सल्फर के साथ आयरन सल्फर डाइऑक्साइड। आपने फ्लो शीट यूं नहीं बनानी, आपने जब लिखना है तो आपने यूं ही लिखना है Fe2O3 प्लस कार्बन, Fe2O3 प्लस सिलिका, आपने यूं लिखना है, यूं याद रखने में आसानी होगी। बस ये रिएक्शन हो गए। अब होना क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस थी विच कैन बी कन्वर्टेड टू द गैस, जो गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको गैस में रिमूव करना आसान है। ये गैस बन गई, लेकिन ये सॉलिड है। जो गैस है वो हवा के साथ, एयर के साथ, गैस के साथ हॉट गैसेस निकल गई, बाहर निकल गई। पीछे जो सॉलिड है, अब इसके साथ क्या सलूक होना है? नेक्स्ट रिएक्शन देखें ज़रा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन जब मैंगानीज जो इसके अंदर मौजूद होगा, इंप्योरिटी है ना, मैंगानीज हो गए, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सारी इंप्योरिटीज। मैंगानीज के साथ रिएक्शन करेगा तो यह बनाता है मैंगानीज ऑक्साइड। ये मैंगानीज ऑक्साइड जो बना है, ये इसी के अंदर मौजूद सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा मैंगानीज सिलिकेट। मुश्किल है कोई इसमें? क्या हुआ है? ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया। ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन हेमाटाइट प्रोवाइड करता है। Fe2O3 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया मैंगानीज के साथ, कन्वर्टेड टू मैंगानीज ऑक्साइड। ये मैंगानीज ऑक्साइड इसी सिलिका के साथ जो इसी रिएक्शन में यहां पे प्रोड्यूस हुई थी, इसके साथ रिएक्शन करके मैंगानीज सिलिकेट। क्लियर जी? नेक्स्ट रिएक्शन देखें। अब इसके रिएक्शन में 3 रिएक्शन हो गए, एक, दूसरा ये वाला, और तीसरा मैंगानीज सिलिकेट का बनना। ये जो मैंगानीज सिलिकेट बना ना, ये स्लैग है, ये स्लैग है। नेक्स्ट देखें रिएक्शन। ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है जनाब वाली फास्फोरस के साथ, क्या बनाएगा? P2O5। ये जो P2O5 बना है, ये Fe2O3 के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है आयरन फॉस्फेट, FePO4। इसको आयरन फॉस्फेट कह लेते हैं या फेरिक फॉस्फेट कह लेते हैं, बात एक ही। बुक में उसने नाम नहीं लिखा हुआ, इंफॉर्मेशन के लिए लिखना है तो लिख लें। क्या? फेरिक फॉस्फेट। और ये भी स्लैग है। कोई मसला बाकी है? अब कुछ मसाइल थे, कार्बन, सल्फर वगैरह, वो हमने ऑक्साइड बना के निकलवा दिए।
जो चीज़ें गैस बन के नहीं निकली थी उनको हमने स्लैग में कन्वर्ट कर दिया। ये स्लैग वही स्लैग है जो बार बार ऊपर आएगा लेयर के और हम पुडल्स को यूज़ करके उसको हटा लेंगे। ये भी स्लैग बन गया, ये भी स्लैग बन गया। पीछे हमें मिला क्या? प्योर आयरन। ये जब इसकी परसेंटेज कम होती जाएगी रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद पुडल्स के ज़रिए चेक करके उसको सैंपल ले लेते हैं। अच्छा, जैसे जैसे इसमें से इम्प्योरिटीज़ कम होती जाए ना तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। शुरू में कास्ट आयरन विल बी लिक्विड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट विल बी कन्वर्टेड टू सेमी सॉलिड। वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकल रही। इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ आपने, क्लियर जी। उसके बाद हम क्या करते हैं? पुडल्स को यूज़ करते हैं और उसमें से मटेरियल निकाल के उसको सांचों में भर लेते हैं। जो स्ट्रक्चर बनाए होते हैं इस मकसद के लिए उसमें भर लेते हैं। पेज नंबर 107 के ऊपर तक जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ तक रॉट आयरन का काम मुकम्मल। कोई इसमें मुश्किल है? इस तरह फ्लो में बनाने का फ़ायदा ये है कि याद करना आसान हो जाएगा, लेकिन जब आप बुक पे लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे, तो हर रिएक्शन को अलग अलग लाइन में लिखना है। वहाँ पे फ्लो शीट नहीं बनानी, वहाँ पे ऐसे ही लिखना है जैसे बुक में लिखा हुआ। क्लियर जी। 2 मिनट में अगर हम रिवाइज़ करें कि क्या पढ़ा है, तो हमने ये पढ़ा है कि रॉट आयरन बेसिकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं कास्ट आयरन से। इसके लिए जो फर्नेस यूज़ की जाती है डैट इज़ रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस का क्या मतलब है? ऐसी फर्नेस जिसकी दीवारें, जिसकी छतें, सारा कुछ गर्म किया जा रहा है। हमने एक हीमाटाइट की लाइनिंग लगाई, कास्ट आयरन का जो चार्ज था, मटेरियल था, माल था, वो माल उसके अंदर ला के रखा। पीछे से फर्नेस चलाई है, फर्नेस से गर्म हवा आ रही है। वो हवा बार बार यूँ सर्कल बना के, चूँकि छत नीची है ना, छत नीची है, वो बार बार सर्कल बना के उसको टच करती रहेगी, उसको गर्म करेगी, उसको मेल्ट करेगी। मेल्ट होने से क्या होगा? अब उसके अंदर ऑक्सीजन तो है, तो ऑक्सीजन की वजह से जो रिएक्शन होंगे वो ये हैं। उससे पहले जो हीमाटाइट के साथ रिएक्शन है, कार्बन के साथ कन्वर्जन, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, प्योर आयरन, प्योर आयरन, प्योर आयरन। जो गैसेज हैं वो गैसेज फॉर्म में निकल गई। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मैंगनीज ऑक्साइड, इट विल कंज्यूम दिस वन सिलिका, जो सिलिका इसी के अंदर बनी थी, इट विल बी कन्वर्टेड टू मैंगनीज सिलिकेट, स्लैग। आयरन फास्फोरस के साथ P2O5 फर्दर Fe2O3 के साथ रिएक्शन करके आयरन फॉस्फेट या फेरिक फेरस फॉस्फेट बना देगा। क्या ये? स्लैग। स्लैग को पुडल से रिमूव कर देंगे, झाग आ जाएगी ऊपर, ऊपर से रिमूव, गैसेस के साथ रिमूव। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। रॉट आयरन जो बना उसको सांचों में लेके उसको इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। क्लियर जी बेटा? इसको अच्छे तरीके से अब याद कर लें, रिएक्शंस को ज़रूर याद कर लें। इसी तरह के रिएक्शंस आगे दोनों इस्तेमाल हो जाने हैं, कोई बहुत फ़र्क नहीं है उसके अंदर। इसको तैयारी कर लें ठीक से। और पीछे भी छोटा सा हमने जो टॉपिक पढ़ा था ज्योमेट्री वाला, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं उसका। अब मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।